कल हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ चर्चाएं की थी। आज कल हमने देखा था कि पृथ्वीराज चौहान अपने दिग्विजय नीति के कारण अपने चारों तरफ शत्रु खड़े कर दिए थे। दूसरी बात, हमने एक चीज और नोट की थी। गजनी प्रदेश पर अगर गौरी का अधिकार हो गया तो स्वाभाविक रूप से पंजाब वाले क्षेत्र पर गौरी अपना अधिकार समझने लगे, क्योंकि वो गजनविया का था। और दिल्ली और गेहड़वाला को हराने के बाद, यानी विजित करने के बाद, यानी तुर्का और चौहान की सीमा आपस में मिलने लगी, तो संघर्ष होना लाजमी था। हालांकि भारत पर संघर्ष हमले की शुरुआत उसने गुजरात से की, फिर भी सबसे बड़ी शक्ति तो पृथ्वीराज चौहान ही था। जब 1187 ईस्वी में चौहाना और गौरी की सीमाएं टकराने लगी तो परस्पर सैनिक संघर्ष भी प्रारंभ हो गए। बार बार मुस्लिम आक्रमणकारी आते और चौहान उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते थे, भागने को बाध्य कर देते। भारतीय लेखक इन सीमा संघर्ष को बढ़ा चढ़ाकर विरोचित करते हैं। तो पराजित तुर्क इन पराजय की पूर्ण उपेक्षा भी करते, मतलब छोटी मोटी झड़पें सीमा पर होती रहती थी। इस समय पृथ्वीराज की शक्ति भी विभाजित थी। कैसे? चालुक्य, चंदेला और गेहड़वाला से शत्रुता के रहते वो अपने पूर्ण सैन्य बल का तुर्कों के विरुद्ध प्रयोग करने की स्थिति में नहीं था। जयचंद गेहड़वाल है, परमारदी देव चंदेल है, कुमार पाल है, चालुक्य है, इनसे संघर्ष थे। साहित्यिक रचनाओं में पृथ्वीराज और गौरी के युद्धों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर दी गई है। रासो यानी पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य 21 बार युद्ध हुए थे, जिन्हें हम सीमा पर झड़पें कह सकते हैं। हमीर रासो यानी हमीर महाकाव्य, शब्द लिख लीजिएगा, हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज ने गौरी को 7 बार परास्त किया। रासो के पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 युद्ध, हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार प्रसार किया। सुरजन चरित शब्द है, सुरजन चरित, ये शब्द भी लिखेंगे आप, इसका राइटर भी ढूंढेंगे, के अनुसार चौहाना ने गौरी को 21 बार पराजित किया। वास्तव में पंजाब, सिंध और राजस्थान की सीमा पर दोनों पक्षों में टकराव चलता ही रहा और इन्हें सीमांत संघर्षों की संज्ञा दी जा सकती है। जो 21, 7 जो संख्याएं आती है वो अपन सीमांत संघर्ष के बारे में। दोनों ओर के इतिहासकारों ने तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध का विस्तृत विवरण दिया। दोनों ओर के इतिहासकार मतलब भारतीय इतिहासकार भी और इस्लामिक इतिहासकार भी। अब तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में हम कुछ बात करते हैं। इस युद्ध का विवरण पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि जैसे भारतीय ग्रंथों में मिलता है। दूसरी ओर हसन निजामी रचित ताजुल मासीर, हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासीर, मीनास उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी, फरिश्ता की पुस्तक तारीख फरिश्ता, मोहम्मद
उल्फी का ग्रंथ जी मऊल हिकायत, ये ग्रंथ भी मायने रखते हैं आपके तर्कों को पुष्ट करने के लिए। अगर कहीं आप बात करें तो संदर्भ देने के लिए बहुत मायने रखते हैं। मीनास के अनुसार अनिर्णायक संघर्षों को देखते हुए गजनी के सुल्तान ने पूर्ण सैनिक तैयारी के साथ अजमेर के चौहाना के विरुद्ध प्रयाण किया। वो गजनी से लाहौर आया और पूर्णतः तैयारी कर आगे बढ़ा। उसने तब्बर हिंद के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस दुर्ग को बाद के इतिहासकारों ने सर हिंद लिखा है। फरिश्ता इसे याटीना लिखता है। यहाँ उसे काजी जियाउद्दीन तुगलक को 200 तलुक घुड़सवारों के साथ इस आदेश के साथ नियुक्त किया कि वो अगले 8 महीने तक दुर्ग की हर कीमत पर रक्षा करे जब तक वो पुनः वापस ना आ जाए। यानी बेस कैंप बना दिया तबर हिंद यानी कि सर हिंद दुर्ग। किसने? मोहम्मद गोरी। इसके पश्चात गोरी वापस लौटने लगा तो उसे समाचार मिला कि राय पिथोरा विशाल सेना लेकर उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। गोरी भी आगे बढ़ा। हरियाणा के करनाल जिले में स्थित तराइन के मैदान में दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ। 1191 ईस्वी की सर्दियों के प्रारंभ में हुए इस युद्ध में पहल चौहाना ने की। चौहाना के तीव्र प्रहार से तुर्कों के दाएं बाएं और हरावल पक्ष में भगदड़ मच गई। हरावल मतलब अगला हिस्सा। केंद्र में स्थित गोरी के खिलजी रक्षक भी भाग निकले। गोरी उन्हें रोकने का प्रयास करने लगा और स्वयं डटा रहा। तभी दिल्ली के सामंत गोविंदराज पर भाला फेंका गया, जिससे गोविंदराज के सामने के दांत टूट गए। दांत टूट गए। इससे मची रेलम पेल में गोरी लगभग रण क्षेत्र में गिरी गया था, किंतु एक युवा खिलजी सैनिक उसे अपने घोड़े पर डालकर युद्ध क्षेत्र से निकाल भागने में सफल हो गया। युद्ध क्षेत्र से परास्त हो गए भागे तुर्क सुल्तान को न पाकर चिंतित थे। उसी समय टूटे शस्त्रों के साथ आहत सुलान पालकी में पहुंचा। सुल्तान की सेना एकत्रित होकर सुल्तान सहित गजनी चली गई। पुरातन आदर्शों के पालनार्थ पृथ्वीराज ने भागते शत्रु का पीछा नहीं किया। अब यह पुरातन आदर्श कह दे या पृथ्वीराज की समसामयिक बुद्धि का अभाव कह दे, जो भी रहा हो, पर भयंकर भूल कर दी। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के कफन में कील सिद्ध हुई और पृथ्वीराज की यह अंतिम सफलता थी। तुर्कों पर हुई इस विजय से पृथ्वीराज स्वयं को अजय समझ बैठा। यानी कि पृथ्वीराज जब तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तुर्कों को तितर बितर कर दिया तो स्वयं को अजय समझ बैठा। यदि रासों पर विश्वास करें तो वो जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके लाया इसी बीच, यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध के बाद। और कनौज और अजमेर के मध्य गढ़वाल सेना को रोकने के लिए सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। यानी कि गढ़वाला से बेवजह संघर्ष 1191 के बाद संयोगिता का अपहरण करना, ये पृथ्वीराज रासो के अनुसार, और फिर गढ़वाला से बेवजह संघर्ष से अपनी सैनिक शक्ति को काफी कमजोर कर दिया। उधर शत्रु दरवाजे पर था। अब देखिए लाइन क्या लिखी हुई है, पृथ्वीराज को गोरी ताक रहा था, यानी मोहम्मद गोरी, और वह गोरी के सुख में रत था। गोरी यानी पत्नी यानी संयोगिता,
पृथ्वीराज को गोरी ताक रहा था और वो गोरी के साथ सुख में रत था। चौहान वर्ष भर में बड़ी कठिनाई से तबर हिंद खाली करा सके और जेउद्दीन को ससम्मान मुक्त कर दिया। तबर हिंद जो उनका बेस कैंप था। उधर मोहम्मद गौरी अपनी पराजय से स्वयं को लज्जित महसूस करते हुए सेना सहित गजनी लौटा और उसने अपनी सैनिकों और अधिकारियों को रणछोत्र भागने के लिए धिक्कारा। सुल्तान कुछ समय के लिए अपने भाई गयासुद्दीन के पास गौर चला गया और आत्मबल और मन मंथन कर पुणे गजनी लौटा और तैयारी में जुट गया। बदले में की आग में जलते हुए गौरी ने 1,20,000 चुने हुए तुर्क, ताजिक और अफगान सैनिक तैयार किए जो सिर इस्तराना और बख्तरा से संयुक्त थे। वो गजनी से भारत की ओर बढ़ा। पेशावर पहुंचने पर वृद्ध फकीर ने उसके इरादे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि हिंदुस्तान में अपनी पराजय के बाद में चैन से न सोया न जागा, दुखी ही रहा। अतः मैं मूर्ति पूजकों को परास्त किए बिना चैन नहीं लूंगा। मोहम्मद गौरी ने कहा कि मैं 1 साल तक ढंग से सोया तक नहीं। अपने वस्त्र तक नहीं बदले। मैं दुख और क्रोध में जल रहा हूं, पत्नियां से भी अलग रहा हूं। ये फरिश्ता ने लिखी बातें। पेशावर से वो लाहौर आया और वह जम्मू का राजा विजयराज सेना सहित उससे मिला। यानी कि जम्मू का जो शासक था विजयराज, वो मोहम्मद गौरी के साथ संयुक्त हो गया। अपनी स्थिति दृढ़ कर गौरी ने अपने दूत कीवा उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा, नाम लिख लीजिएगा इसको, कीवा उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा को लाहौर से पृथ्वीराज के दरबार में एक पत्र सहित भेजा जिसमें पृथ्वीराज से अधीनता स्वीकार करने और इस्लाम कबूल करने की मांग की। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि भलाई इसी में है कि वो वापस गजनी लौट जाए, अन्यथा उसे नष्ट कर दिया जाएगा। ये पृथ्वीराज जी का ओवर कॉन्फिडेंस था। पृथ्वीराज ने अपने सामंता और मित्रा से तुरंत सेना सहित एकत्र होने का आह्वान किया। फरिश्ता के अनुसार शीघ्र ही 30,000 अश्वारोही, फरिश्ता जो इसके बारे में काफी वर्णन करता है, 3,000 हाथी, पर्याप्त पैदल सेना लेकर पृथ्वीराज के झंडे नीचे 150 राजपूत राजा और उसकी सेनाएं थी। सबने गंगाजल हाथ में लेकर अंतिम समय तक लड़ने और तुर्क आक्रमणकारियों के संकट को सदा के लिए समाप्त करने की सौगंध। सभी ने हाथा में गंगाजल लेकर शपथ ली कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर तुर्कों का खतरा समाप्त करके रहेंगे। चौहाना की तलवार की धार का स्वाद ले चुके सुल्तान ने अब कपट का मार्ग अपनाया। उसने उत्तर दिया कि वो भारत पर आक्रमण करने हेतु अपने बड़े भाई के आदेश से आया। उसका आदेश का पालन करने हेतु वो वचनबद्ध है। उसके आदेश के बिना वार नहीं लौट सकता। क्या न हम उसका उत्तर आने तक युद्ध विराम बनाए रखें। जब चौहान ने पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गौरी को कहा, चेतावनी दी कि वापस लौट जाए वरना मरना पड़ेगा, तब मोहम्मद गौरी ने कपट से साथ लिया और कहा कि मैं मेरी भाई की आज्ञा से आया हूं और वो कहेगा तो ही मैं वापस जाऊंगा, क्यों न उसके उत्तर का इंतजार करें। यानी मेरा भाई क्या कहता है। षड्यंत्रकारी गौरी की चाल में राजपूत फंस गए और उसकी बात पर विश्वास करते हुए बेपरवाह हो भोजन आदि से व्यस्त होकर आनंद के साथ रात्रि व्यतीत करने लगे। भाजन रोटियां बनाए बनोइन रेडी रेट कर चूल्हा चौका बाल बोल। यही रात्रि चौहाना और भारत की काल रात्रि सिद्ध हुई।
प्रातः पो फटते ही उन्हें मौत को गले लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। मोहम्मद कफी जो इतिहासकार था के अनुसार संदेह न होने देने के लिए गोरी ने अपने डेरे पर मसालें जलाई रखी, यानी डेरे पर मसालें जल रखी है, और स्वयं सेना सहित दूर जाकर चौहानों को घेरने के लिए सफल हो गया। मसाला जल रही एक लीच और मसाला उठ जल तोड़ी छोड़न खुद निकल चौहाना को घेर लिया। अपनी मुख्य सेना और सामग्री आदि दूर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दी। 10-10 हजार के घुड़सवार के 4 दस्ते पो फटते ही चौहाना पर चारों ओर से टूट पड़े और झपटे मारने लगे। सुबह सुबह पृथ्वीराज गहरी नींद में सो रहा था। राजपूत और चौहान प्रातःकालीन नित्य कार्य में व्यस्त थे। इस अचानक प्रहार से वो भौं चुके रह गए, फिर संभल कर लड़ने लगे। चौहान सेना का अनुशासन, उसकी व्यूह रचना और व्यवस्था ही बिखर गई। जो सिस्टम था वो सिस्टम ही खत्म हो गया। ऐसे में गोरी ने मुख्य सेना लेकर प्रहार किया। अब जो रिजर्व में सेना थी उस सेना से प्रहार किया। गोरी के हाथा बताते हैं गोविंदराज मारा गया। उसके टूटे दांतों से उसकी शव की पहचान हुई। दांत कब टूटे थे? प्रथम तराइन की युद्ध में। युद्ध के उत्तरार्ध का नेतृत्व पृथ्वीराज ने किया। पराजय सिर पर देकर वो युद्ध क्षेत्र से भागा, किंतु सरस्वती के समीप पकड़ा गया। उसे अजमेर लाया गया, जहां उसने परिस्थितिवश गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली। अतः अलकापुरी के समान सुंदर अजमेर नगरी को तुर्का ने लूट कर बर्बाद कर दिया। मंदिर तोड़े गए, हजारों ऊंटों पर लाद कर अजमेर की संपदा गौर प्रदेश भेज दी गई। शीघ्र ही हांसी, सरस्वती, कोहराम और समाना आदि पर भी तुर्कों का अधिकार हो गया। पृथ्वीराज द्वारा गोरी की अधीनता की पुष्टि थॉमस को मिले उसके सिक्के से होती है, जिस पर एक तरफ मोहम्मद बिन साम और नीचे राय पिथोरा लिखा था। इससे पता चलता है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली। तराइन के द्वितीय युद्ध ने भारत को अगले 700 वर्षों तक तुर्क दास्ता की जंजीरें पहना दी। उफी और निजामी के अनुसार पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया। निजामी लिखता है कि पृथ्वीराज ने कुछ समय के लिए अपनी मौत को टाल दिया, किंतु मुसलमानों के प्रति उसकी घृणा प्रबल थी। अतः उसने एक षड्यंत्र किया। इस षड्यंत्र की जानकारी लेखक नहीं देता, किंतु इसके खुल जाने से गोरी ने उसका सिर कलम करवा दिया। यह हसन निजामी लिखता है कि वो षड्यंत्र कर दिया। ठीक है ना, वो षड्यंत्र कर रहा था जिसका पता गोरी को लग गया, तो गोरी ने उसका सिर कलम करवा दिया। तो मिनाज सिराज क्या कहता है कि युद्ध से भागते हुए पृथ्वीराज को पकड़कर उसकी हत्या कर दी, और ऐसा फरिश्ता भी कहता है। रासों का विवरण, पृथ्वीराज रासों का विवरण, जिसमें गोरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया। हालांकि अविश्वसनीय चीजें हैं। प्रबंध चितामणि के अनुसार गोरी पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर लाया और उसके द्वारा स्वीकार करा, अजमेर मतलब अधीनता स्वीकार करा। अजमेर राज्य उसे देने का इच्छुक था, किंतु पृथ्वीराज की चित्रशाला में गौ भक्षण करने वाले मलेशों को सूरों द्वारा मारते हुए दिखाया गया। ये देख गोरी ने उसकी हत्या करा दी। कौन कहता है? प्रबंध चिंतामणि में क्या लिखा? प्रबंध चिंतामणि में यह लिखा है कि उसको अजमेर लाया गया और उसको कहा कि तू अधीनता स्वीकार कर ले और तेरे को अजमेर दे देंगे। परंतु अजमेर के मेला में उसके चित्र देखे थे जिसमें गौ भक्षण करने वाले व्यक्तियों को सूरों के द्वारा मारते हुए दिखाया गया, और गोरी ने हत्या करवा दी। जो भी हो, पृथ्वीराज की हत्या अजमेर में ही हुई है। ये दो युद्धों के बारे में काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप बहुत सारी बातें याद रखोगे। अब अगर हम पृथ्वीराज की पराजय के कारणों की विवेचना करें
तो सीधा सट आपके सामने कारण बहुत सारे हैं जो स्पष्ट है। उसका संयोगिता के साथ प्रथम तराइन के युद्ध में उसका पीछा नहीं करना, चारों तरफ अपने शत्रुओं को खड़ा कर देना, और ये कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस। चैन की नींद कैसे सो रहा था वो तराइन के मैदान। सुबह जब हमला हुआ था तो वो गहरी नींद में थे साहब। चलिए, विरुद्ध विविध विध्वंस पर पृथ्वीराज प्रबंध और चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज विलासिता में डूब गया और कर्तव्य पालन से विमुख हो गया। गोरी उसको देख रहा था और वो गोरी को देख रहा था। समझ में आ रही? आहा, तो पराजय स्वाभाविक थी। दशरथ शर्मा, वो युद्ध काल में गोरी की तुलना में कुछ न्यून था। गोरी की सेना चौहाना की तुलना में उन्नत शस्त्र प्रशिक्षण वेशभूषा से सज्जित और मध्य एशियाई युद्ध कला में दक्ष थी। राजपूत केवल अप्रशिक्षित योद्धा थे जो मरना जानते थे, लड़ना नहीं। राजपूत मरना जानते थे, लड़ना नहीं। मोहम्मद गोरी ने विजय प्राप्ति हेतु साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाया, कूटनीति और षड्यंत्र भी किए। बोले वाले राजपूत उसकी शांति याचना के जाल में फंसकर अपना नाश कर बैठे। शांति याचना की थी ना कि भाई मैं वापस कैसे जाऊं, पहले मेरे भाई को पूछूं कि वह तेरे भाई को पूछ ले, और फिर ये खाना बनाने लग गए। फिर रात को मसाले वहीं जलती हुई छोड़ के घेर लिया। पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति ने सभी पड़ोसियों को उसका शत्रु बना दिया। आपत्ति के समय कोई भी सहायता हेतु नहीं आया। हिंदू एकता राष्ट्रवाद का अभाव था। हालांकि ये हिंदू एकता राष्ट्रवाद ये काल दोष की बातें हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? नेशनलिज्म वर्ड यूज करना बहुत खतरनाक बात है। जम्मू का विजयराज गोरी से मिल गए, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कहां का शासक, कौन शासक मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान को हराने आया था? कन्नौज के गेहड़वाला ने, ध्यान से सुनना, कन्नौज के गेहड़वाला ने पृथ्वीराज की पराजय सुन दीपावली मनाई, और मनानी वाजिब थी। जब उसके राजसूय यज्ञ और स्वयंवर में स्वयंवरा छोरी को ही उठा कर लेके भाग के आ गया छोरा। खारी तो लगे ना। फिर चौहान सम्राटा की परंपरा में सोमेश्वर के वीर पुत्र पृथ्वीराज चौहान शक्ति और विस्तार को चरम सीमा पर पहुंचाते पराक्रमी सैनिक, कुशल सेनानायक, योग्य प्रशासक और श्रृंगार प्रिय रसिक, विद्वानों का संरक्षक, कलाकारों का आश्रयदाता के रूप में तत्कालीन भारतीय रंगमंच पर अपनी भूमिका का निर्वहन किया। उसके दरबार में जयानक कश्मीरी था, विद्यापति गौड़, बागेश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट, चंद्रवरदाई, साहित्य और काव्य के रत्न विद्वानों और पंडितों के धार्मिक और दार्शनिक शास्त्रों का आयोजन पद्मनाभ नामक मंत्री करता था। यानी पृथ्वीराज चौहान का एक मंत्री था पद्मनाभ, जो शास्त्रार्थ दर्शन इस पर चर्चाएं करवाता था। पद्मनाभ, तो पद्मनाभ का नाम भी आप याद रखोगे। इसलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने उससे प्रतिभावान और वीर और अपने समय का श्रेष्ठतम तीरंदाज माना। नो डाउट पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान को श्रेष्ठतम तीरंदाज माना है, और वो शब्द भेदी बाण भी चलाना जानता था। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाना भी जानता था। अपनी दिग्विजय नीति अपनाकर विजय प्राप्ति और विस्तार के आयाम भले स्थापित कर लिए, किंतु अपने चारों ओर शत्रुओं का जाल स्थापित कर दिया।
और ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। घेड़वाल जब दीपावली मनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें घेड़वाला की भी गलती है तो चौहाना की भी गलती है। ये उसकी अदूरदर्शिता और अपरिपक्वता का परिचायक है। यदि वो सभी पड़ोसी राजाओं के साथ मैत्री और सद्भाव अपनाता तो अवश्य ही तुर्क शक्ति को परास्त करने तो सबका सहयोग उसको मिलता। अब सोचिए 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय अगर वो गुजरात की हेल्प करता, यानी चालुक्य की हेल्प करता, तो नो डाउट चालुक्य भी उसकी हेल्प करते। चलिए 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में शत्रु को परास्त कर उसका पीछा कर उसे नष्ट न करना भी उसकी भूल है। होना क्या चाहता, होना तो यह था शत्रु सेना हार गई तो उसका पीछा करना चाहिए था, समूल नष्ट करना चाहिए था। 1192 में वो अपनी भूलों के कारण शत्रु से लड़ने की पूरी तैयारी नहीं कर पाया। फिर गोरी की बातों का विश्वास करने की भूल कर उसने अपने पूर्ण नाश का ताना बाना स्वयं ही मोल लिया। वीर भोग्या वसुंधरा की बात तो सही है, किंतु उसके साथ जिस चतुराई और दक्षता की आवश्यकता होती है, ये तो बात सही है, वीर भोग्या वसुंधरा। परंतु ये भी बात सही है कि वीर के साथ चतुरता और दक्षता भी तो चाहिए। ये भूलें उनके लिए घातक सिद्ध हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध से पूर्व उसकी परंपरागत युद्ध प्रणाली और गुप्तचर व्यवस्था की कमजोरी को भी माफ नहीं किया जा सकता। गुप्तचर व्यवस्था कैसे? वो ये पता नहीं लगा पाया कि मोहम्मद गोरी का प्लान क्या है। अगर उसकी गुप्तचर व्यवस्था सुदृढ़ होती तो मोहम्मद गोरी का प्लान के बारे में तो पता चल ही जाता था। चलिए, फिर भी उसकी वीरता, रोमांस और सुंदर व्यक्तित्व ने उसे एक लोकनायक बना दिया, जिसे आज भी उसे एक लोकप्रिय योद्धा और नायक के रूप में रंगमंचा पर प्रस्तुत किया जाता है। जब तक जीवित रहा वो तुर्कों के लिए भारत अजय रहा। उसके अंत के अगले 15 वर्ष में ही सारा उत्तर भारत तुर्कों के अधीन आ गया। चलिए, बस आज इतना ही।